हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू एलएलबी वाला। तो गाइस पहले तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा क्योंकि डेली बेसिस पे वीडियो नहीं आ पा रही है। एक दो दिन का गैप हो जा रहा है, तब मैं ये कोर्स टुडे वाली वीडियो डाल पा रहा हूँ। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि गाइस डेली बेसिस पे ज़रूरी नहीं है कि सिग्निफिकेंट रूलिंग आए हर कोर्स से। ऐसे कई दिन हो जाते हैं कि किसी भी दिन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कुछ होता नहीं कोर्स में, तो वहाँ पे मुझे पर्सनली अंदर से लगता है कि यहाँ पे मैं ज़बरदस्ती बस फॉर द सेक कि मैं मतलब मुझे रोज़ वीडियो डालनी है, तो मैं ज़बरदस्ती उसको बना रहा हूँ और आपको उतना वो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट आपको भी नहीं लगेगी। तो इसलिए मैं थोड़ा गैप ले लेता हूँ। जिस दिन मतलब न्यूज़ इकट्ठा हो जाती है 5-6 कि हाँ सिग्निफिकेंट रूलिंग आई है, तब मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। तो चलिए आज कुछ खास इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं हमारी कोर्स में। और तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो पहली खबर निकल के आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है अभी इलेक्शन के बाद में, और वो है नीट का रिजल्ट। तो गाइस नीट में कितना बड़ा झोल हो गया है, कितना बड़ा कोहराम मचा हुआ है नीट के रिजल्ट के आने के बाद, उससे आप ज़रूर से ज़रूर वाकिफ होंगे कि कैसे ग्रेस मार्क्स आर्बिट्ररीली एज एलिज्ड दिए गए हैं कई सारे कैंडिडेट्स को। रिकॉर्ड नंबर ऑफ 67 टॉपर्स निकल के आए हैं इस बार नीट के एग्जाम से, जिनमें से 4-6 एयर 1 रैंक तो सिर्फ हरियाणा के एक सेंटर से आ गए थे। तो बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब की बात थी, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग की बात थी। पूरा नेशन शॉक्ड है, सारे के सारे स्टूडेंट शॉक्ड हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया है, उनके पेरेंट्स भी शॉक्ड हैं, उनके जो टीचर हैं वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं, और मैं भी शॉक्ड हूँ क्योंकि आप जानते हो नीट का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस है। अराउंड शायद इस साल 24-25 लाख बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया है। और गाइस ये जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसको बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड भी माना जाता है क्योंकि मुश्किल एग्ज़ाम होता है, और ऐसे इस मुश्किल एग्ज़ाम में 67 टॉपर्स निकल आ जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क निकल के आता है। प्लस एक ही सेंटर पे एक ही सीरियल के रोल नंबर के कैंडिडेट्स के एयर 1 रैंक आ जाना, और प्लस जिन जिन सेंटर पे मान लीजिए पेपर थोड़ा लेट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया जिसकी वजह से थोड़ा टाइम का लॉस हुआ, तो उस केस में क्या किया एनटीए ने, ग्रेस मार्क्स दे दिया ऐसे बच्चों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 10 मिनट का लॉस हुआ है टाइम का, तो वहां पे एनटीए ने ऐसे बच्चों को 40 नंबर ऐसे मुफ्त में दे दिया है। क्योंकि इनका पैटर्न के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो 720 का टोटल पेपर होता है, 720 मार्क्स का 180 क्वेश्चंस करने होते हैं पूरे पेपर में। अगर आप एक सवाल का सही जवाब देते हो तो 4 नंबर मिल जाएगा, अनअटेम्प्टेड छोड़ते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर वहां पे गलत कर देते हो तो -1 का आपको नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो ये चीज होता है। तो मतलब आप अगर कोई क्वेश्चन को सही जवाब दे रहे हो तो वहां पे आपको 4 नंबर मिल जा रहा है, गलत कर दे रहे हो तो कुल मिला के -5 का आपका घाटा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी आर्बिट्ररी जो एलिगेशन लगा है एनटीए के ऊपर वो ये है कि एनटीए वालों ने ये कैसे अज्यूम कर लिया कि उस सेंटर पे अगर मान लो 10 मिनट का लॉस हुआ है तो 10 मिनट में आप 40 नंबर दे रहे हो। मतलब आप अज्यूम करके चल रहे हो कि 1 मिनट में एक बच्चा एक क्वेश्चन का जवाब देगा, और आप ये अज्यूम कर रहे हो कि 10 मिनट में उन बच्चों ने 10 मिनट सही जवाब दे दिए और इसलिए आप उनको 40 नंबर दे रहे हो। मैंने रिपोर्ट्स में तो गाइस ये भी सुना है कि एक जगह तो ऐसी थी, एक सेंटर ऐसा था जहां पे 1 घंटा के अराउंड मतलब लेट में उनको पेपर दिया गया, तो उस हिसाब से तो क्या मतलब 250 नंबर दे देंगे बच्चों को, मतलब 1/3 मार्क्स लाने के लिए ऐसे बच्चों को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अन्याय हो गया ऐसे बच्चों के साथ जिनको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए। अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ा एलिगेशन गाइस निकल के ये आ रहा है। चलिए जिनके 720 नंबर आए, वन ऑफ द टॉपर्स रहे वो, आउट ऑफ दो 67 टॉपर्स, उनके अलावा क्या देखने को मिल रहा है मेरिट लिस्ट में कुछ बच्चों का ऐसे देखा जा रहा है जिनके 720 में से 718 और 719 नंबर आए हुए हैं, जो कि मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप 180 में से 179 क्वेश्चंस का भी जवाब अगर आप सही दे देते तो आपके 716 बनेंगे। अब वो जो लास्ट क्वेश्चन बच रहा है उसका अगर सही जवाब दे दिया तब तो 720 हो गया, फुल हो गया। अनअटेम्प्टेड कर दिया तो वहां पे 716 पे ही रुके रहोगे, लेकिन अगर गलत कर देते हो तो आप 715 पे आ जाओगे। लेकिन ये 718 और 719 कैसे बन रहा है, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क निकल के आ रहा था। हालांकि एनटीए ने अपने बयान में दिया कि हम लोगों ने यहाँ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, और ऐसे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं जिनके सेंटर पे टाइम का लॉस हुआ था, तो उस हिसाब से हो सकता है उनके इतने नंबर आ गए। अब गाइस जब एनटीए से पूछा गया कि आपने किस बेसिस पे ग्रेस मार्क्स दिए हैं, क्योंकि ऐसा रूल तो कोई एग्जिस्ट करता नहीं है, तो आप कैसे मतलब ये ग्रेस मार्क्स दे दिए, तो एनटीए ने एक केस को साइड किया, अक्षत अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि एक 2018 की रेट पिटीशन है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इस केस के फैक्ट्स ये थे कि क्लैट का एग्जाम था 2018 में, वहां पे काफी सारी इरेगुलरिटीज हुई थी, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कहा था कि एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी आप बनाइए, वहां पे केस बाय केस आप एक बच्चे का केस देखिए, अगर उसके साथ इरेगुलरिटी हुई है तो उसमें आप उसको ग्रेस मार्क्स दे सकते हो। तो यहाँ पे इसी लॉजिक को लगाते हुए गाइस एनटीए ने भी वही चीज कही है, मतलब करी है, और इसके बेसिस पे ग्रेस मार्क्स को दिए हैं। और इसी चीज को गाइस पूरा देश कह रहा है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आर्बिट्ररीली वे में काम किया है एनटीए ने। अब इसके बेसिस पे कई सारी पिटीशन अब गाइस कोर्ट्स में डाली जा रही है, रिट पिटीशन बहुत लोगों ने फाइल किया है। अभी रिसेंटली
दो रेट पिटीशंस आई हैं, एक कलकत्ता हाई कोर्ट में आई है, एक दिल्ली हाई कोर्ट में आई है। कलकत्ता हाई कोर्ट में जिसने किया है उसका नाम तन्मय चट्टोपाध्याय है और दिल्ली हाई कोर्ट में जिसने किया है उनका नाम है श्रेयसी ठाकुर। दोनों ही स्टूडेंट्स है, दोनों ही ग्रीव्ड हैं और इनके भी यही सारे गाइस आर्गुमेंट है जो मैंने आपको दिया। इनफैक्ट वन ऑफ द पिटिशनर का तो ये भी कहना था कि एक क्वेश्चन ऐसा था जहां पे उस क्वेश्चन के जवाब दो थे, मतलब दो सही जवाब थे उस क्वेश्चन के, और वहां पे उस क्वेश्चन को इन लोगों ने इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि वहां पे दोनों सही जवाब थे, तो कोई मतलब रिस्क लेने वाला मतलब बनता नहीं था, छोड़ दिया उस क्वेश्चन को। लेकिन यहाँ पे एनटीए ने क्या किया, अगर किसी ने उसको उन दो सही जवाबों में से अगर किसी ने एक भी सही जवाब को अगर मार्क कर दिया तो वहां पे उसको नंबर दे दिए हैं। तो इसके अगेंस्ट में भी इन लोगों ने पिटीशन डाला है कि आपके इंस्ट्रक्शंस तो कहते हैं कि आपके सवाल के एक ही जवाब होंगे और यहाँ पे दो जवाब निकल रहा है, और जिसने वहां पे अगर तुक्का भी मार दिया है तो आप उसको भी नंबर दे रहे हो। अब गाइस चलिए जानते हैं यहाँ पे कोर्ट का क्या कहना है। तो गाइस कोर्ट का मैं बताता हूं। तो गाइस कोर्ट का पहले मतलब कलकत्ता हाई कोर्ट का तो ये कहना है कि पहले तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठाया इनकी मेरिट लिस्ट के ऊपर कि यहाँ पे आपने जो स्टेट लेवल पे जो रिजर्वेशन होता है, सेंट्रल लेवल पे जो रिजर्वेशन होता है, वो आपने कैसे अप्लाई किया है, हमको उसकी डिटेल्स चाहिए। प्लस जो आप अक्षत अग्रवाल वाले केस के ऊपर जो रिलाई कर रहे हो उसको मतलब आपने आर्बिट्ररी मैनर में किया है, ये सारी चीज़ें आपको पहले एफिडेविट फाइल करना चाहिए था, अब आपको एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा और 10 दिन के अंदर हमको रिस्पांस चाहिए। और इसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते बाद इस केस की अगली सुनवाई लगाया है। दिल्ली हाई कोर्ट का आप बताता हूँ क्या किया है। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट में जो मुकदमा आया है श्रेयसी ठाकुर का, उनका मुकदमा भी वेडनेसडे को शेड्यूल्ड है, मतलब 12 जून को। 12 जून को जो अपडेट आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर पिटीशन जाती है तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगी उसका भी अपडेट मैं आपको तुरंत दे दूंगा। मतलब ये जो पूरा नीट का जो सिस्टम है, मतलब पूरा जो ये बवाल हुआ है उसका जो लीगल एस्पेक्ट है वो मैं आपको इस चैनल में बताऊंगा जैसे ही आएगा। अभी तो यही करंट डेवलपमेंट्स हैं, तो इसलिए अपडेटेड रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए एलएलबी वालों को। बाकी ये जो नीट में जो इतना बड़ा बवाल हुआ है उसके ऊपर आपका क्या सोचना है आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब इसके बाद गाइस जो खबर निकल के आ रही है वो उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है, वो भी रिलेट करती है एग्जाम की इरेगुलरिटी से रिलेटेड। अब गाइस आप जानते हो कि एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं यहाँ यूपी में, आप देख लो चाहे ऑल इंडिया लेवल पे देख लो। जैसे अभी रिसेंटली यूपी में ही पुलिस भर्ती के एग्जाम होने थे, एग्जाम लीक हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो केस है गाइस ये यूपी के सिविल जज के एग्जाम से रिलेटेड है, मतलब जज का जो एग्जाम होता है उसमें भी इरेगुलरिटीज देखने को मिली है। अब गाइस इस केस में क्या होता है कि श्रवण पांडे करके एक व्यक्ति होते हैं जो जज बनना चाहते हैं। अब वो जज का यूपी सिविल जज का एग्जाम देते हैं, उसका मेंस का एग्जाम देते हैं। आप जानते हो प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है। प्रीलिम्स जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मतलब एमसीक्यू बेस्ड होता है। जो मेंस होता है आपका वो पूरा रिटन लॉन्ग होता है, आपको ऐसे ऐसे लिखना होता है, अच्छा खासा लिखना होता है उस एग्जाम में। तो गाइस इनका केस क्या होता है कि 2023 में ये एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आता है, पूरा सब कुछ हो जाता है, लेकिन इनको देखने को मिलता है कि इनके जो मार्क्स थे वो इनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा कम रह गए, मतलब बहुत ही ज्यादा कम। जिस हिसाब से इनकी क्षमता है, जो इनकी कैपेबिलिटीज है, एबिलिटीज है, उनके हिसाब से उनको लग रहा था बहुत कम नंबर आए हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आरटीआई फाइल कर दिया, क्योंकि जो इंग्लिश का पेपर इन्होंने दिया था उसमें 200 में से इनको 47 मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गाइस कम होता है। इनके हिसाब से भी कहा कि हाँ तो कुछ तो झोल है, तो ये आरटीआई फाइल करते हैं ये पता करने के लिए कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स हुआ है वो आखिर में कैसे हुआ है, जरा हम भी देखें। तो ये आरटीआई फाइल करते हैं, आरटीआई में रिप्लाई आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स देखते हैं, फिर ये फर्दर प्रे करते हैं कि मुझे मेरी आंसर शीट भी दिखाइए। अब जब आंसर शीट इनके हाथ लगती है, इनको दिखाया जाता है, तब ये बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। क्यों शॉक हो जाते हैं? वो इसलिए शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये जो इंग्लिश की जो इनकी आंसर स्क्रिप्ट होती है जिसमें इनको 47 नंबर मिलता है आउट ऑफ 200, उसमें इनकी हैंडराइटिंग थी ही नहीं, मतलब वो किसी और की हैंडराइटिंग थी और ये मैच नहीं खा रही थी इनकी हैंडराइटिंग से। तब इनको वहां पे पूरा झोल पता चला, ये तो मेरी आंसर स्क्रिप्ट है नहीं, जिसकी भी होगी आपने उसका नंबर मेरे पे चढ़ा दिया। तब ये जाके हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं ताकि इनकी जो बाकी की जो 6 मतलब टोटल 6 स्क्रिप्ट्स हैं वो सारी की सारी प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट के सामने और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अब गाइस यहाँ पे यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जिसने इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया था वो इस चीज को ब्लेटेंटली डिनाई नहीं कर रहा है कि हाँ मतलब यहाँ पे गलती हो ही नहीं सकती। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे गलती की गुंजाइश है, आपको पूरा न्याय मिलेगा, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है। क्यों लग सकता है? क्योंकि 3000 कैंडिडेट्स की अराउंड 18,000 स्क्रिप्ट्स हैं, तो उनको ढूंढने में दिक्कत होगी। ढूंढने में और दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि हर स्क्रिप्ट को एक फेक कोड दिया जाता है ताकि उसकी एनोनिमिटी बनी रहे। अब ये जो कोड है उसको डिकोड करना पड़ेगा, तब पता चलेगा किसकी क्या स्क्रिप्ट है, तब वहाँ पे स्क्रिप्ट निकल के आएंगी, तब वहाँ पे राइटिंग पहचानी जा पाएंगी। हालांकि यहाँ पे जब इन्होंने हिंदी की भी आंसर स्क्रिप्ट देखी थी तब उनको पता चला कि आखिरी के जो 3-4 पेपर थे वो तो गायब ही हो गए थे इनके आंसर स्क्रिप्ट।
के, तो वो भी एक दिक्कत की बात है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि इनकी जो स्क्रिप्ट है उसको वापस सामने लाया जाए, लेकिन यहाँ पे यूपीपीसीएससी का कहना है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है, जैसे इंक्वायरी खत्म होगी तब सारी चीजें हो जाएंगी। तो गाइज ये सारी चीजें चल रही हैं। पब्लिक एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा इरेगुलरिटीज आ रही हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि एजुकेशन माफिया भी यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं। एजुकेशन माफिया मतलब ऐसे लोग जो आपसे पैसा लेंगे अगर आपको एग्जाम में पास होना है, और आपको एग्जाम में पास करवा देंगे। अब वो चाहे खुद से आंसर लिखवाएं या फिर आपको क्वेश्चन पेपर दिलवा दे, वो बात की बात है। इनफैक्ट जो अभी नीट का जो बवाल चल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, उसमें भी ये चीजें मतलब कुछ रिकॉर्डिंग्स इंटरनेट पे फैल रही हैं, जहाँ पे कहा गया है कि आप 10 लाख रुपया दीजिए आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। इनफैक्ट टेलीग्राम पे एक चैनल चलाया जा रहा था एग्जाम के एक दिन पहले कि अगर आप हमको 30,000 रुपये पर सब्जेक्ट दो तो हम आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दे देंगे। तो ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है वो तो कोर्ट ही बताएगा। लेकिन गाइस ये जो यूपी सिविल जज का जो एग्जाम है, इसमें आपको एक चीज नोटिस करनी चाहिए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कितना ज्यादा क्रूशियल है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना ज्यादा हेल्पफुल है। 2005 में लाया गया था। बहुत ही गाइस सिग्निफिकेंट एक्ट है ये, कि अगर आपको पब्लिक अथॉरिटीज से कुछ भी पूछना है, हालांकि कॉन्फिडेंशियल चीजें नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो जनरल चीजें होती हैं वो आप पूछ सकते हो और वो डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत सही चीज है। अब गाइस इसके बाद जो खबर निकल के आ रही है वो उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कही है रिगार्डिंग अ जुवेनाइल। अब गाइस आप जानते हो जुवेनाइल ऐसा व्यक्ति है जो 18 साल से मतलब जिसकी कम उम्र होती है, मतलब बेसिकली बच्चे, तो अगर वो जाके कोई भी क्राइम कर देते हैं तो उनका प्रोसिक्यूशन होता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर। अब गाइस इस एक्ट का सेक्शन 12 बेल के बारे में बात करता है कि अगर जुवेनाइल को बेल देना है किसी केस में तो उसको किस ग्राउंड पे बेल दे सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि बेल की कंडीशन तो अभी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि क्या क्या प्रोविजंस हैं, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि जो उस जुवेनाइल ने जो क्राइम किया आप उसकी ग्रेविटी को एक ग्राउंड बना के उसको बेल नहीं दे सकते हो, मतलब रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। आप जानते हो कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है, कोई एडल्ट है, अगर कोई बेल चाहिए अंडर सीआरपीसी तो उसके अंदर मतलब काफी सारी कंडीशंस को देखना पड़ता है कि अगर हमने व्यक्ति को छोड़ दिया, कहीं ये एविडेंस के साथ टैंपर तो नहीं करेगा, कहीं विटनेसेस को तो नहीं धमकाएगा, कहीं ये भाग तो नहीं जाएगा, कहीं ये फिर से कुछ गलत तो नहीं कर देगा, क्या इसका जो क्राइम है जिसके अंदर इसको अक्यूज बनाया गया क्या ये बहुत ज्यादा ग्रेव है, अगर हाँ तो वो जो क्राइम है उसके अंदर उसको कितनी पनिशमेंट मतलब मैक्सिमम मिल सकती है, कितना ग्रेव ऑफेंस है। ये सारी चीजें नॉर्मल आदमी के लिए देखा जाता है। बहुत ज्यादा ग्रेव ऑफेंस है, बहुत ज्यादा पनिशमेंट है, तो नॉर्मल आदमी जो कि एक एडल्ट है उसको वहां पे बेल डिनाई कर दिया जाता है। लेकिन ये चीज जुवेनाइल के केस में अप्लाई नहीं होगी, ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है। क्योंकि जो सेक्शन 12 मैंने आपको बताया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में, जो कि बात करता है बेल के बारे में कि अगर किसी जुवेनाइल को बेल देना है तो उसमें कंडीशंस दी गई हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना यह है कि इसमें जितनी कंडीशन दी गई है सिर्फ उतना ही देखना है, और ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस अगर उसमें नहीं लिखा गया है तो उसको नहीं फॉलो करेंगे। बल्कि 2010 का एक शिव कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का गाइस एक केस था जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर से रीइटरेट किया है और कहा है कि इस केस में भी यही कहा गया था कि ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस विल नॉट बी अ ग्राउंड टू डिनाई बेल टू अ जुवेनाइल। अब बेसिकली 3 कंडीशंस है सेक्शन 12 में जो मतलब ग्राउंड बन सकता है कि कोर्ट जुवेनाइल को बेल देने से मना कर सकती है। पहला ग्राउंड ये है कि अगर कोर्ट को लगता है कि ये जेल से मतलब बाहर जाके अगर हम इसको लिबर्टी दे देते हैं, लिबर्टी मिलने के बाद उस लिबर्टी का गलत इस्तेमाल करेगा, फिर से गलत लोगों के साथ उठेगा बैठेगा, किसी फेमस क्रिमिनल के साथ उठेगा बैठेगा, तो ये उसके ऊपर गलत असर डालेगा, तो इसलिए हम लोग उसको नहीं छोड़ेंगे, तो उसको वहां पे बेल नहीं मिलेगी। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हम उसको अगर बाहर छोड़ते हैं, अगर कहीं ऐसा कोर्ट को प्रतीत होता है कि उसको छोड़ने के बाद उसको फिजिकल डेंजर हो सकता है या फिर मेंटल डेंजर हो सकता है, क्या पता छोड़ दे तो बाहर पब्लिक उसको पीटने लगे या मेंटल हैरेसमेंट हो जाए उसका, जिससे उसको साइकोलॉजिकली सफर करना पड़ सकता है, तो इस केस में भी उसको बेल नहीं दिया जाएगा। तीसरी चीज ये है कि अगर जुवेनाइल को छोड़ने के बाद कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि जो जस्टिस है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, तो इस केस में भी बेल डिनाई कर सकती है कोर्ट। और इलाहाबाद हाईकोर्ट को मतलब ये लगता है कि ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस इन तीनों ही कंडीशन का पार्ट नहीं है, तो इस बेसिस पे हम लोग बेल डिनाई नहीं कर सकते हैं किसी भी जुवेनाइल को। अब चलिए आपको ये जो जुवेनाइल इस केस में जो पार्ट बना है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो देखिए, एक 16 साल का ये बच्चा है, ये क्या करता है कि 6 लोगों के साथ मिलके एक आदमी को किडनैप कर लेता है। अनलॉफुल असेंबली पहले 6 लोगों के साथ बनाता है, प्लानिंग होती है पूरी, जाके उस आदमी को किडनैप करते हैं और उसका मर्डर कर देते हैं। तो बच्चा ऑन पेपर तो लग रहा है, लेकिन बच्चा ये असल में है नहीं। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, कोर्ट भी जानती है, बट लॉ इज लॉ। और इसका बहुत ही रिसेंट का बढ़िया एग्जांपल है पुणे पोर्शे एक्सीडेंट, जहाँ पे 150 की रफ्तार से पोर्शे कार चलाते हुए 2 व्यक्ति को उस बंदे ने
17 साल के बच्चे ने ठोक दिया था। तो बच्चे कितने बच्चे हैं ये हर कोई जानता है। हालांकि हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि सब ऐसे नहीं होते हैं, कुछ कुछ ब्लैक शिप निकल जाते हैं, क्या पता ये भी वैसा हो। तो फिर जब ये अक्यूज बनता है तो इसका केस जाता है बेल के लिए पहले तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास। वहां पे मजिस्ट्रेट साहब इसको बेल डिनाई कर देते हैं। फिर ये अपील करता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने ये सारे रीजंस बताते हुए, जो कि मैंने आपके सामने अभी बताए हैं, ये बताते हुए बेल ग्रांट कर। हालांकि कंडीशन लगाई है कि अगर आप अपनी लिबर्टी का गलत उपयोग करोगे या अगर आप हियरिंग अगर नहीं अटेंड करोगे तो आपकी बेल कैंसिल हो जाएगी, आप वापस से जेल में बुला लिए जाओगे। तो ये चीज़ है गाइज। और गाइज यही सिग्निफिकेंट चीज़ें जो कोर्ट में हुई है वही मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ आपका सुझाव हो या अगर आपको कुछ कहना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कह दीजिएगा। बाकी ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए LLB वाला को। बाकी स्टे सेफ, जय हिंद, टेक केयर, टाटा।